अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट। ये आपका सेकंड हीरो है, चैप्टर नंबर 12 है। दिस इज़ रिटन बाय G.F. लैम। लेकिन इसमें हीरो जो हैं वो रॉबर्ट क्रिस्टोफर हैं। रॉबर्ट क्रिस्टोफर जो हैं वो सहारा को क्रॉस करते हैं। अगर आपको ये नक्शा आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये अफ्रीका का नक्शा है। इसमें यहाँ से लेकर यानी ये सारा पोर्शन जो है ये तकरीबन सहारा डेजर्ट का है। होल ऑफ द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका इज़ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज़ द बिगेस्ट सैंडी एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें ये है कि उन्होंने नॉर्थ से शुरू करके एक्सट्रीम साउथ की तरफ ट्रैवल किया और जो है इसमें कुछ चीज़ें जो उन्होंने डिस्कस की हैं जो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने साइज़ ऑफ सहारा को डिस्कस किया है कि सहारा का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। सहारा इज़ अ होल नॉर्थ ऑफ अफ्रीका इज़ सहारा डेजर्ट एंड इट इज़ अ जाइगेंटिक एरिया। एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो सहारा डेजर्ट पर मुश्तमिल है। सहारा डेजर्ट एक बहुत बड़े एरिया पर मुश्तमिल है। एक और जो है चीज़ जो आपके क्वेश्चन में बार बार आती है वो ये है कि सहारा डेजर्ट के एरिया का साइज़ का कंपैरिजन करें इंग्लैंड के साथ। अगर हम ये स्टार्ट में उन्होंने ये लिखा है, G.F. लैम लिखते हैं कि अगर इंग्लैंड को उठा के कोई जिन इंग्लैंड को उठा के सहारा के दरमियान में रख दे तो उसको ढूंढना एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा। यानी सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा है इंग्लैंड से। दूसरी चीज़ जो उन्होंने डिस्कस की है वो इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं कि सहारा डेजर्ट में क्या क्या है, सहारा डेजर्ट कैसा है, उसके तबई खद्दोखाल क्या हैं। सबसे पहले है कि इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ बैरन सैंड। बहुत ये सारे के सारे आपके चैप्टर के ही वर्ड हैं। इसको जब आप करेंगे तो इसमें मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी आपके कवर हो जाएं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएं और आपको ये एक कहानी, एक उनका ये सफ़र जो है एक कहानी की तरह अपनी मदर टंग में याद भी हो जाए, उर्दू में आप समझ भी लें इसको। फ़िज़िकल फ़ीचर्स, तबई खद्दोखाल, इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ बैरन सैंड, ये बहुत बड़ा, बहुत वसी स्ट्रेचेस मीन फैला हुआ, वसत वाला, वसी, इमेंस बहुत ज़्यादा वसत वाला, बैरन बंजर इलाका है, बंजर और बंजर इलाका है जो रेतला भी है। इंटेंसली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान। अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और इस पर फ्रांस ने कब्ज़ा किया हुआ है। अफ्रीका का एरिया है ये सहारा डेजर्ट और इस पर फ्रांस का कब्ज़ा है। यानी फ्रांस ने इसको कॉलोनाइज़ किया हुआ है। फ्यू वाटर वेल, लेस वेजिटेशन, इसमें बहुत कम पानी के कुएं हैं और बहुत कम सब्ज़ा है। ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड, तकरीबन ये जो है वो वीरान है। अनइनहेबिटेड में का मतलब जिसमें पॉपुलेशन ना हो, जिसमें आबादी ना हो। तकरीबन ये गैर आबाद इलाका है, अनइनहेबिटेड, गैर आबाद, बिल्कुल तकरीबन गैर आबाद है। इसमें बहुत कम पॉपुलेशन है। फ्यू टाउन्स, कुछ कस्बे हैं। अच्छा, इसमें कोई शहर नहीं है क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, इसमें सिर्फ कस्बे हैं। फ्यू टाउन्स, कुछ कस्बे हैं। वेरी वाइडली स्कैटर, जो एक दूसरे से बहुत दूर है। स्कैटर्ड मीन बिखरे होना, दूर दूर बिखरे हुए हैं, यानी वो एक दूसरे के करीब नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे से बहुत लंबे डिफरेंस पे हैं। ओकेजनल वॉन्डरिंग ट्राइब्स ऑफ अरब एंड बर्बर्स, और कभी कभी यहाँ पर जो है आपको घूमते फिरते नज़र आएंगे ऐसे ट्राइब्स जो एक जगह नहीं रहते बल्कि एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं, नकल मकानी करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। ऐसे अरब और बर्बर ट्राइब्स, बर्बर होते हैं अफ्रीका का एक कबीला है। अफ्रीकी ट्राइब्स और जो अरब ट्राइब्स हैं वो आपको यहाँ पर वॉन्डरिंग ट्राइब्स की शक्ल में सहारा डेजर्ट में नज़र आएंगे। अब दूसरी तरफ के हिच हाइकिंग का ऐसे इलाके में जो ऐसा संगलाख, दुश्वार गुजार, वीरान, बंजर इलाका है, ऐसे इलाके में हिच हाइकिंग का ख्याल क्रिस्टोफर को कैसे आया? रॉबर्ट क्रिस्टोफर इस ऐसे के हीरो हैं। इसमें वो हिच हाइकिंग करते हैं सहारा में। अब हिच हाइकिंग क्या होती है? हिच हाइकिंग का मतलब है कि आप किसी प्रॉपर व्हीकल के ज़रिए से सफ़र नहीं करते। आपके पास कोई गाड़ी नहीं होती, आप ट्रेन के ज़रिए सफ़र नहीं करते, आप प्रॉपर प्लेन के ज़रिए से सफ़र नहीं करते, बल्कि कैसे सफ़र करते हैं कि आप लिफ्ट लेके सफ़र करते हैं, आप पैदल सफ़र करते हैं। बहुत थोड़े पैसों में आपने ये सफ़र जो है ये करना होता है। इसको हम हिच हाइकिंग कहते हैं। इसमें क्रिस्टोफर ने आधा सफ़र ट्रक्स पर लिफ्ट लेकर किया और आधा सफ़र जो है वो कैमल्स पर किया।
तो ऐसे इलाके में रॉबर्ट क्रिस्टोफर को कैसे ख्याल आया कि वो हिच हाइकिंग करें। बचपन में जब वो कभी भी शरारत करते थे तो उनकी फॉस्टर मदर, उनकी आया अम्मा उन्हें ये कहकर डराती थी कि तुम्हें मैंने टिम्बकटू भेज देना, और बजाय नॉटी बच्चों की तरह बजाय डरने के उनके जहन में ये शदीद ख्वाहिश पैदा होती गई कि वो इस डिस्टेंट प्लेस को, इस दूर दराज के इलाके टिम्बकटू को देखें, और टिम्बकटू देखें कि ये एक्सट्रीम साउथ में है। तो उन्होंने टिम्बकटू का इलाका देखने के लिए उन्होंने जो है इस वजह से ये डिसाइड किया कि वो हिच हाइकिंग करेंगे। जब क्रिस्टोफर जवान हुए, ही वॉज एन अमेरिकन। पहली बात कि जब ये क्रिस्टोफर यंग हुए तो इस यंग अमेरिकन को वंडरलस्ट था। वंडरलस्ट का मतलब घूमने फिरने की शदीद ख्वाहिश थी। इनका पहला एडवेंचर था कि इन्होंने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया। दुनिया के गिर्द सिर्फ $80 स्पेंड करके सारी दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। और दूसरा इनका एडवेंचर ये था कि इन्होंने हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट इन 1956 में इन्होंने डिसाइड किया कि ये सहारा डेजर्ट के इर्द गिर्द जो है वो हिच हाइकिंग, सहारा डेजर्ट में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टिम्बकटू तक हिच हाइकिंग करेंगे। और इन्होंने अपना जो जर्नी है, ट्रांस सहारा जर्नी, ये स्टार्ट किया। ट्रांस का मतलब वो जिसके बारे में हमेशा ये इमेजिन करते रहते थे। ट्रांस सहारा जर्नी इन्होंने बाउसादा नाम के एक कस्बे से स्टार्ट किया। ये कस्बा जो है, इसको यहाँ के मकामी लोग सहारा डेजर्ट की बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह वैसे तो समंदर पे होती है, लेकिन यहाँ के लोग इस सहरा का, चूँकि ये शुरू का इलाका है बाउसादा, तो यहाँ को इसको पोर्ट ऑफ सहारा यानी सहारा की बंदरगाह कहते हैं। यहाँ से जो है पहला शहर कौन सा था? बाउसादा से वो अब जा रहे हैं गर्दाया। उन्हें पता चला कि एक ट्रक है जो कि जल्द ही बाउसादा से गर्दाया की तरफ जाने वाला है। गर्दाया द नेम ऑफ दिस टाउन इज़ गर्दाया जाने वाला है। उन्होंने ड्राइवर से बात की, ग्रीसर जो होता है ना, वो जैसे बसों में कंडक्टर होता है ना, इस तरह ट्रकों में ग्रीसर होता है। वो छोटा मोटा मैकेनिक भी होता है और वो ये भी कर सकता है कि वो जो है और ग्रीस भी करता है उसको, ट्रक को। तो वो साथ होता है हमेशा ही। ट्रक में वो आपको एक ड्राइवर मिलेगा, एक ग्रीजर मिलेगा। उन्हें पता चला कि ट्रक जा रहा है गर्दाया की तरफ। उन्होंने ड्राइवर से बात की, वो मान गए। एक ही कैबिन में, अब ज़ाहिर है ट्रक के आगे जो कैबिन होता है आपको पता ही होगा उसका, उसमें ग्रीजर भी बैठा था, ड्राइवर भी बैठा था, क्रिस्टोफर भी बैठे थे। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि दिन बहुत गर्म होता है सहारा डेजर्ट में, गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ट्रक बहुत स्लो चल रहा था, कभी 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, कभी 32 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था। बहुत स्लो ट्रक चल रहा था। तो क्रिस्टोफर की हालत ख़राब होने लगी गर्मी की वजह से। उसी दौरान ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वेपन कैरियर में कैसे क्रिस्टोफर लिफ्ट लेने में कामयाब हुए। तो करीब से उनके एक वेपन कैरियर गुजरा। जब वो वेपन कैरियर उनके करीब आया तो क्रिस्टोफर ने, वेपन कैरियर होता है ऐसी गाड़ी जो असलहा ले जा रही हो, वेपन्स मीन असलहा, हथियार ले जा रही हो। फ्रांसीसी फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी, उनका एक वेपन कैरियर जा रहा था असला लेकर। क्रिस्टोफर ने उनसे बात की कि वो उन्हें लिफ्ट दे दें गर्दाया तक, लेकिन लेफ्टिनेंट से बात की। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जो हैं, लेफ्टिनेंट से बात की, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, अच्छा ये लाई U10 एंड होता है चूंटी, 10 10 एंड चूंटियाँ, तुम लाई झूठ बोला, 10 चूंटियों तुमने झूठ बोला, लाई U10 एंड्स, ठीक है लेफ्टिनेंट। और इसको हम अमेरिकन इंग्लिश में ल्यूटिनेंट भी बोलते हैं। तो ये लेफ्टिनेंट इंचार्ज था उस गाड़ी में, वेपन कैरियर में, उसने कहा कि स्ट्रिक्ट मिलिट्री रूल्स की वजह से वो वहाँ पर उनके साथ ट्रैवल नहीं कर सकते उस गाड़ी में। लेकिन क्रिस्टोफर ने उनको एक परमिशन लेटर दिखाया जो कि फ्रांस की वजारत जंग ने, वॉर मिनिस्ट्री ने उसको जारी किया था कि वो थोड़ी देर के लिए फ्रांसीसी लश्कर के साथ सफ़र कर सकता है, ताकि वो अपने अखबार में लिखने वाला, जो अखबार में आर्टिकल लिखने वाला था, उसका मटेरियल वो इकट्ठा कर सके। इसके लिए फ्रांस की वजारत ने उसको इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में ये परमिट उन्होंने कैंसिल कर दिया।
लकीली इस परमिट में कैंसिल की स्टैम्प जो है उन्होंने परमिट को पलट के उसके पीछे लगाई, और जब उन्होंने क्रिस्टोफर ने ये परमिट लेफ्टिनेंट को दिखाया तो लेफ्टिनेंट ने उनको इजाज़त दे दी अपने साथ सफ़र करने की, और खुशकिस्मती से जो कैंसिल की स्टैम्प उस सफ़े के पीछे लगी हुई थी वो उन्होंने नहीं देखी। इस तरह से उनको गर्दाया ड्रॉप किया गया। गर्दाया जो है, ये गर्दाया आ गए। गर्दाया जो है ये एक टिपिकल डेजर्ट सिटी है। टिपिकल डेजर्ट सिटी से मुराद ये है कि गर्दाया एक बिल्कुल टिपिकल डेजर्ट सिटी है। यहाँ जैसे टिपिकल का मुराद जैसी सहरा के की सिटी नहीं है, ये टाउन है, टिपिकल डेजर्ट टाउन है। जैसे सहरा के कस्बे होते हैं बिल्कुल वैसा कस्बा है। लेकिन इसमें जो चीज़ डिफरेंट है वो है इसकी मक्खियाँ। इसमें बहुत चिपकने वाली और बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं। ये देखिए गर्दाया, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लाइज़ हैं, मक्खियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लाइज़ हैं जो बहुत ज़्यादा चिपक जाती हैं हर चीज़ के साथ, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और क्रिस्टोफर कहता है कि ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती, ज़रा भी नहीं हिचकिचाती कि नवाले के साथ आपके मुंह के अंदर चली जाएं। आपको बहुत ध्यान से नवाला अपने मुंह के अंदर करना पड़ता है कि कोई मक्खी उसके साथ अंदर ना चली जाए। और वो कहते हैं कि ये जो मक्खियाँ थी ये हर उस चीज़ को कवर करके रखती थी जिसका दूर तक रिमोटेस्ट कोई रिलेशनशिप भी होता था खाने की किसी चीज़ से, उसको भी ये कवर करके रखती थी। और कहते हैं कि मैंने टाउन की गलियों में मैंने बच्चे देखे, लेकिन उनके फ़ीचर्स का, उनकी शक्ल सूरत का मुझे सही अंदाज़ा नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने मक्खियों का, ऐसे लगता था मक्खियाँ उनके मुँह पर ऐसे चिपकी हुई थी जैसे उन्होंने मक्खियों का मास्क पहना हुआ है। तो गर्दाया में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? यहाँ की मक्खियाँ हैं जो बच्चों के फेस को कवर करके रखती हैं, खाने में आपके खाने के साथ साथ आपके मुंह में जाती हैं, और हर उस चीज़ को पूरी तरह कवर करके रखती हैं जिसका दूर दूर तक भी खाने से कोई ताल्लुक़ है। गर्दाया से वो एल्गोलिया गए। एल्गोलिया जो है यहाँ पर गर्दाया से एल्गोलिया गए, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिससे रिलेट इस सफ़र में, गर्दाया से एल्गोलिया जाने के सफ़र में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसका क्वेश्चन आता है। जब वो सफ़र कर रहे थे तो वो एक भारी ट्रक में सफ़र कर रहे थे, 10 टन की चीज़ें वो लेके जा रहा था ट्रक, और वो काफ़ी हैवी ट्रक था वो और यहाँ पर कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। ट्रैकलेस डेजर्ट में, बेरास्ता डेजर्ट के अंदर जो ट्रक ड्राइवर था वो बहुत ही महारत से अपने सही रास्ते पर ट्रक चला रहा था, और क्रिस्टोफर बहुत हैरान था उसकी इस बात से। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था हैंड आउट। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था हैंड आउट। उसके साथ एक ग्रीज़र भी था। हैंड आउट जो था ना, उसने वो ट्रक चला रहा था, और ट्रक जो था वो बहुत हैवी था। जो हैवी ट्रक होता है ना वो सॉफ्ट सैंड के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता, उसमें धंस जाता है। जैसे ही नरम रेत के ऊपर, ऐसी रेत जो जैसे हमारे यहाँ कोई ट्रक जो है वो मिट्टी डाल जाए कहीं, अगर हमारी गाड़ी उस मिट्टी के ऊपर से गुजरेगी तो उसके ऊपर आसानी से नहीं गुजर सकती, उसका पहिया उसमें फंस जाएगा। जब वो घूमेगा तो वो उसी जगह, और जब हम मज़ीद उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो पहिया स्पिन कर करके और ज़्यादा अंदर चला जाएगा। यही सैंड में होता है। जब सॉफ्ट सैंड के ऊपर से ट्रक गुजरता है ना, तो क्या होता है कि वो ट्रक उसमें फंस जाता है। तो फिर जब ये ट्रक उसका क्रिस्टोफर का या हैंड आउट का ट्रक सॉफ्ट सैंड आ जाती थी, तो ये क्या करते थे कि स्टील की बनी हुई पट्टियों का एक जाल था इनके पास, जो ये ट्रक के पहियों के सामने बिछा देते थे। और उससे क्या होता था कि ट्रक के पहियों के सामने जब ये बिछा देते थे तो ट्रक के लिए एक रनवे बन जाता था। सॉफ्ट सैंड के ऊपर उसका व्हील नहीं लगता था और वो उससे गुजर जाता था। यानी 10 फुट की स्टील की पट्टियों का 10 फुट स्टील मैश कवर्ड लिखा हुआ है, या आप जो है 10 फुट स्टील नेट कवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 10 फुट जो है वो 10 फुट का जो स्टील की बनी हुई पट्टियों का एक नेट था जिसके ऊपर से रनवे बनाकर सॉफ्ट सैंड के ऊपर से गुजारा जाता था हैवी ट्रक को। दूसरा इंसिडेंट है, अब जब वो जा रहे थे तो हैंड आउट ने क्रिस्टोफर को एक बड़ा खौफनाक ग्रिम का मतलब खौफनाक, एक ग्रिम डिटेल्स वाला इंसिडेंट सुनाया। उसने कहा कि 3 इंग्लिशमैन ने
सहारा को क्रॉस करने की कोशिश की। उनके पास एक दिन का पानी था। उनकी जो गाड़ी है वो एक सॉफ्ट ड्यून में, सॉफ्ट ड्यून का मतलब कि वहाँ पर मुसलसल सहरा में रेत चलती, बहुत तेज़ हवा चलती रहती है। वो हवा जो है वो मुसलसल रेत को उड़ाती रहती है और कहीं और जगह ले जाके उसकी ढेर बनाती रहती है, उसकी टीले बनाती रहती है। उन टीलों को जो सॉफ्ट हवा, जो हवा लाकर ढेर करती है कहीं, वो सॉफ्ट रेत होती है और उसको जो है वो ड्यून्स कहते हैं, वो टीले कहते हैं। वो सॉफ्ट रेत होती है, उसके ऊपर से व्हीकल गुजर नहीं सकता। तो वो कहता है, हैंड आउट कहता है कि 3 अंग्रेज़ों ने एक दिन की वाटर सप्लाई के साथ सहरा को क्रॉस करने की कोशिश की। उनकी कार एक टीले में फंस गई और फिर कहता कि वो उनके बहुत बुरे हालात हुए। 3 दिन के बाद उनकी लाशें, कहता मैं भी उनको सर्च करने, उनको लोग निकले सर्च करने के लिए, एक पार्टी निकली, उस पार्टी में मैं भी था। जब हमने उन्हें ढूंढा तो उनकी लाशें ऐसे सूखी हुई थी गर्मी से जैसे सूखे पत्ते होते हैं, और उनमें से ऐसे सूखे पत्तों की तरह उनकी लाशें जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। बोन ड्राई का मतलब बेइंतहा ड्राई हो चुकी थी। और उनमें से एक ने गाड़ी के रेडिएटर में जो पानी है वो पीने की कोशिश की हुई थी, और एक ने तो गाड़ी के क्रैंक केस में से ऑयल निकाल के उसको पीने की कोशिश भी की हुई थी। और क्रिस्टोफर बहुत ज़्यादा खौफजदा हुआ इन डिटेल्स के साथ, क्योंकि वो सॉफ्ट सैंड के साथ डील कर रहे थे, तो उसने सॉफ्ट सैंड में गाड़ी के फंसने का किस्सा उनको सुनाया, हैंड आउट ड्राइवर ने। उसके बाद क्रिस्टोफर जो है उसको, क्रिस्टोफर एक मौके पर ट्रक रुका हुआ था, उसने ट्रक से बाहर छलांग लगा दी, ये सोचे बगैर, नंगे पाँव बेयर फुट छलांग लगा दी, ये सोचे बगैर, या ये उसके जहन में नहीं आया कि रेत बहुत गर्म थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे ही वो उसके पाँव रेत पर पड़े, उसे ऐसे लगा जैसे उसके पाँव अंगारों में जल गए। वो फ़ौरन एक टांग के ऊपर हॉप करता हुआ, लंगड़ाता हुआ, हॉप मीन लंगड़ाना, HOP हॉप मीन लंगड़ाना, एक टांग पे लंगड़ाता हुआ फटाफट दोबारा से ड्राइवर के केबिन में आ गया। उसकी ज़ोर से एक चीख निकल गई, उसको हीट स्ट्रोक हो गया, उसके सर में पाउंडिंग होने लगी। ये पाउंडिंग का वर्ड, ये आपका वर्ड है, ये आपको सारी बुक में पीछा करेगा। पाउंडिंग का वर्ड आपका चैप्टर नंबर 1 में, वो जो नॉर्मा है वो भी पाउंडिंग करती है, उसको गैजेट को बार बार उसके सिंक के साथ मारती है। ऐसी सूरत हाल जिसकी धमक जैसे सर कभी कभी ऐसे दुखना शुरू करता है कि ज़रा सी आहट से ठा ये सर में लगती है ना चोट सी, उसको कहते हैं पाउंडिंग। उसका सर पाउंडिंग करने लगा, उसके लंग्स में पेन होने लगी, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होने लगी, और उसका जिस्म शिवरिंग करने लगा, कांपने लगा, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसको हीट स्ट्रोक हो गया। इसके अलावा उसका माइंड फॉगी हो गया, उसको धुंधली सी चीज़ें नज़र आने लगी। तो फिर क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उस वक्त टेम्परेचर जो था सरकारी तौर पर, ऑफिशियल तौर पर 130 डिग्री फ़ारेनहीट बताया जा रहा था, लेकिन वो कहता है कि धूप में टेम्परेचर 165 डिग्री फ़ारेनहीट था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जो वहाँ पे हैंड आउट था और उसका ग्रीसर था, उसने उसका बहुत ध्यान रखा। अपनी टर्बन्स होता है पगड़ियाँ, अपनी पगड़ियों को उन्होंने गीला किया और उस गीले कपड़े से, उन गीली पगड़ियों से उसका जिस्म ठंडा किया, और आहिस्ता आहिस्ता उसका बुखार जो है वो ख़त्म हो गया। और जो है वो फाइनली एल्गोलिया पहुंच गया। एल्गोलिया, उसके अलावा जो है एल्गोलिया पहुंचने के बाद इसकी कुछ और भी डिटेल्स हैं जो शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। यही है कि वो उनका वाटर बैग फट गया रात को, वो एक वाटर होल से दूसरे होल तक जाने लगे, कोशिश करने लगे कि उन्हें पानी मिल जाए, कहीं पानी नहीं मिला। फिर वो एक आउटपोस्ट पर पहुँचे। आउटपोस्ट होती है एक चौकी पर, फ्रेंच आर्मी की एक चौकी पर पहुँची। वहाँ क्रिस्टोफर गिर के बेहोश हो गया। वहाँ आर्मी के लोग उसको देख कर सरप्राइज़ हो गए। वहाँ पर फिर उन्होंने उसको पानी दिया, और फिर इस तरह से जो है वो क्रिस्टोफर चलने फिरने के काबिल हुआ। वो एल्गोलिया पहुंच गया। ये देखिए एल्गोलिया एक ओएसिस है। ओएसिस होता है नखलिस्तान। एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा और मीठा पानी मौजूद था। इतना पानी था यहाँ पर कि यहाँ के लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो इतने पानी का क्या करें। और पानी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, पानी मीठा था।
और यहाँ पर बहुत सारे फलदार दरख्त थे, यहाँ पर पाम ट्रीज़ थे, यहाँ पर खजूर के डेट ट्रीज़ थे, यहाँ पर दूसरे फलों के दरख्त थे। क्रिस्टोफ़र जो था इस कस्बे से रोज़ाना आधा मील दूर जाता था और वहाँ पर एक ठंडा और मीठे पानी का जो था तालाब था, उसमें नहाता रहता था कितने घंटों तक, और परिंदों को देखता था, वो फल खा रहे होते थे, चहचहा रहे होते थे और उस सीन को बहुत इंजॉय करता था। इस तरह से अल्गोलिया एक बहुत ही खूबसूरत नकलिस्तान था जो बिल्कुल कंट्रास्ट था इर्द गिर्द के सारे सहरा से। आगे उसके बाद वो इंसला की तरफ चला गया। यहाँ पर जो है वो अल्गोलिया से इंसला की तरफ निकल गया। यहाँ पर फिर क्रिस्टोफ़र जो है इसको मसला हुआ एक रास्ते में इसको क्या मसला हुआ कि ये अनकॉन्शियस हुआ, ये बेहोश हुआ ये कि जब इसको पता चला कि अल्गोलिया से एक और ट्रक इंसला एक और टाउन है उसकी तरफ जा रहा है, तो ये भी उनके साथ जो है वो रवाना हो गया। ये एक जो है इंसला में क्लमज़ी लुकिंग इंसला जो है इसमें एक क्लमज़ी लुकिंग सा ऑयल ट्रक था जिसमें ये रवाना हुआ। पहले तो ड्राइवर और ग्रीज़र इसको अपने साथ ले जाने पर राज़ी नहीं हुए, लेकिन फिर बाद में मान गए। असल में उनको फ़्रेंच लोग पसंद नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि ये फ़्रेंच नहीं है, ये अमेरिकन है, तो वो इससे बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गए। और इसके बाद उन्होंने बिहमद नाम का यहाँ पर एक ग्रीज़र था। इस ट्रक में बिहमद नाम का एक ग्रीज़र था जिसने उसे मशवरा दिया कि पानी में थोड़ी सी वाइन मिक्स कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टोफ़र को थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद ये रिस्की हो सकता है, लेकिन उसने ये ख़तरा मोल ले लिया। पानी में थोड़ी सी उसने वाइन मिक्स कर ली, जिससे उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। वो उसका सर चकराने लगा, वो बेहोश होने लगा, और बेहोश हो के जब वो गिरने लगा तो उसने कोशिश की कि वो धूप में ना गिरे, साए में गिरे। लेकिन जब वो गिर गया तो उसके गिरने की आवाज़ से जो ड्राइवर और ग्रीज़र बाहर साए में सोए हुए थे वो जाग गए। उन्होंने उसका ध्यान रखा और उसको जो है वो ठंडा पानी भी दिया और उसकी तबीयत जो है इस वजह से बहाल हो गई। उसके बाद वह इंसला पहुंच गया। इंसला यहाँ पर इंसला बाउसादा से गर्दाया और गर्दाया से अल्गोलिया और अल्गोलिया से इंसला जो है ये बिल्कुल एक ऐसा, आपको मैंने बताया कि सहरा में हर वक्त, सहारा डेजर्ट में हर वक्त ऐसी हवा चलती रहती है जो एक जगह से बहुत सारी रेत उड़ाती है और जहाँ पर रुकती है वहाँ पर बहुत सारी रेत के बड़े बड़े टीले जो हैं वहाँ पर रेत ढेर कर देती है टीलों की शक्ल में। तो इंसला एक ऐसा शहर था, एक ऐसा कस्बा था जहाँ पर रेत जो है मुसलसल एनक्रोचमेंट कर रही थी। क्या वर्ड बोला मैंने? एनक्रोचमेंट कर रही थी, यानी इसके इलाके पर कब्ज़ा कर रही थी। इंसला के ऊपर जो रेत थी वो मुसलसल एनक्रोचमेंट कर रही थी, इस इलाके पर कब्ज़ा कर रही थी, इसको निगल रहा था। सहरा जो था इस इलाके को मुसलसल एनगल्फ कर रहा था, निगल रहा था, और ये बड़ा दुख भरा नज़ारा था। यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए थे दूसरी जगहों पर, और उन्होंने कोशिश की कि अपने कस्बे के आगे एक बाड़ लगा लें ताकि जो रेत है उसको रोका जा सके, लेकिन ये भी कोई ख़ास कारआमद साबित नहीं हुई, और ये जो कस्बा है ये मुसलसल रेत जो है इसको खा रही थी। यहाँ पे पानी भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था और था भी बहुत कम। यहाँ इतनी रेत इकट्ठी हो गई थी, इतना रेत का लेवल ऊपर चला गया था कि सारे दरख्त जो हैं वो झाड़ियाँ बन गए थे। एक जगह पर क्रिस्टोफ़र ने एक खजूर का दरख्त देखा और झुककर उससे खजूरें तोड़ी, यानी कि वो इतना रेत जो है इस कस्बे के ऊपर आ चुकी थी और इसको खा रही थी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको, इसका शायद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है कि कंपैरिजन बिटवीन अल्गोलिया एंड इंसला और अल्गोलिया का कंपैरिजन करें। आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, उसके ऊपर लिखें एक तरफ अल्गोलिया, दूसरी तरफ लिखें इंसला। अल्गोलिया का पानी डिस्कस करें, वाटर के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर था, वो बहुत मीठा था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इंसला में पानी बहुत कम था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। दूसरा ये लिखें कि अल्गोलिया बहुत खूबसूरत था, ओएसिस था, यहाँ बहुत सारे वाटर पूल्स थे, यहाँ फ्रूट ट्रीज़ थे, और यहाँ बहुत शेडी था, बहुत ठंडा इलाका था, यहाँ पर बहुत ठंडक थी, छाँव में बहुत ठंडक थी। लेकिन जो इंसला था वो वहाँ पर जो रेत है वो मुसलसल सैंड एनक्रोचमेंट कर रही थी और इस इलाके को जो है वो खा रही थी, और इसके जो ट्रीज़ थे वो बुशेस बन चुके थे, वो रेत में दफन हो रहे थे। अच्छा, तमन उसके बाद ये इंसला से ये जो है क्रिस्टोफ़र ये तमन रसद की तरफ
तमान रसद की तरफ जो है वो रवाना हुआ। तमान रसद जो है वो एक बहुत दूर था, बहुत दूर का आप देख सकते हैं कि ये इंसला से तमान रसद की तरफ चला है। तमान रसद एक ऐसी जगह थी जहाँ पर टेंट्स में, खैमों में लोग रहते थे, यानी वहाँ टॉरक कबीला, टॉरक ट्राइब रहता था, टॉरक कबीला रहता था जो कि टॉरक कबीला रहता था। ये टॉरक कबीला जो था ये टेंट्स में रहता था। ये बादशाह को अमेनकल कहते थे, अमेनकल मीन किंग। और यहाँ पर एक जब क्रिस्टोफर पहुँचा तो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप उसने एक डेवलप किया, अपना एक राब्ता कॉन्टैक्ट डेवलप किया एक फ्रेंच प्रोफेसर से जिसका नाम था क्लॉड बेलनगुअर्नन। बेलनगुअर्नन, ठीक है। क्लॉड बेलनगुअर्नन नाम के प्रोफेसर से उन्होंने अपना एक कांटेक्ट क्रिस्टोफर ने डेवलप किया। ये प्रोफेसर जो थे फ्रेंच थे, इन्होंने अपने आप को टॉरक कबीले के लिए, टॉरक कबीले की भलाई के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा था, बजाय इसके कि ये टॉरक्स को अपने लिहाज से वेस्टर्न वेज़ में ढालने की कोशिश करते हैं कि वेस्टर्न कपड़े पहनो, वेस्टर्न तरीके से रहो। ज़ाहिर है कि उनका एक तो उनका जो है एनवायरनमेंट वो बिल्कुल डिफरेंट था, दूसरा उनकी ट्रेडिशंस बिल्कुल डिफरेंट थी। इस वजह से उन्होंने बजाय टॉरक्स को अपने रंग में ढालने के ख़ुद को टॉरक्स के रंग में ढाल लिया, उसी तरह से रहना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने टॉरक्स को ये कन्विंस कर लिया इस बात पर कि एजुकेशन उनके लिए बहुत अच्छी है और उन्हें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि उन्हें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। यहाँ पर प्रोफेसर क्लॉड बेलनगुअर्नन जो हैं, यहाँ पर बहुत सारे अब उनके शागिर्द थे, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट शागिर्द है वो है बू बकर जो है, ये आप नाम आसानी से याद कर सकते हैं, हज़रत अबू बकर से ये नाम है बू बैकर। वो यहाँ पर उन्होंने, बू बैकर जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका शागिर्द है, वो बहुत समझदार भी था। यहाँ पर जो है प्रोफेसर क्लॉड बेलनगुअर्नन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होने का ये फ़ायदा हुआ क्रिस्टोफर को कि वो जो हैं, मोहित बेटा बाबा से कहो ना, प्रोफेसर क्लॉड बेलनगुअर्नन जो हैं वो उन्होंने उनकी वजह से जो क्रिस्टोफर है वो यहाँ पर बादशाह के टेंट में कुछ दिनों तक ठहरा, जो उसके लिए बहुत फैसिनेटिंग, बहुत दिलकश एक्सपीरियंस था। टॉरक्स प्रिमिटिव लाइफ जीते थे। प्रिमिटिव जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सिनोनिम है। प्रिमिटिव, मोहित एक डस्टर देना, डस्टर, हाँ। प्रिमिटिव एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है जिसका मतलब है कि जो है इब्तदाई ज़माने के, प्रिमिटिव लाइफ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सिनोनिम है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है जो आपको पीछा करता रहेगा मुसलसल। जो है आपके पिछली क्लास में भी ये वर्ड था प्रिमिटिव, और आगे भी ये वर्ड होगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रिमिटिव मीन इब्तदाई ज़माने के लोगों की तरह ये रहते थे, लेकिन ये बहुत सच्चे थे, बहुत ऑनेस्ट थे और समझदार लोग थे। उसके बाद क्रिस्टोफर जो है वो यहाँ पर इन्होंने कैमल राइडिंग क्रिस्टोफर ने सीखी, क्योंकि आगे कोई ट्रक जाने वाले नहीं थे और इन्हें कैमल के ज़रिए से ही आगे सफ़र करना था। कैमल्स जो थे वो ऐसे थे कि फॉर्मिडेबल, क्रिस्टोफर कहते हैं कि जो कैमल्स हैं ये बिल्कुल फॉर्मिडेबल का मतलब मकरू किस्म के, बहुत बुरे से, बहुत बुरा मीन्स ज़रिया है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बुरा ज़रिया है। कहते हैं कैमल राइडिंग बज़ाहिर देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन कैमल राइडिंग सीखना बहुत मुश्किल था। इस सिलसिले में कहता मैं 3 दफ़ा उसके ऊपर से गिरा, कैमल के ऊपर से गिरा, और एक दफ़ा कैमल की बैक से नीचे गिरा, और ये बहुत ही मेरा जो है वो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद बू बकर के साथ
प्रोफेसर क्लॉड बैलेंगवर्नर ने उनको तमन रसद की तरफ रवाना कर दिया। तमन रसद से उन्हें जो है वो टिम्बकटू की तरफ रवाना कर दिया। पहले उन्होंने किदाल जाना था, फिर टिम्बकटू जाना था। यहाँ पर एक छोटे से कारवान 2 लोगों का जा रहा था, एक गाइड था और एक उसका स्लेव ग़ुलाम था। इन दोनों के साथ ये भी वहीं जा रहे थे, किदाल की तरफ जा रहे थे। इनके साथ ही इनको अबू बकर ने रवाना कर दिया और ये क्रिस्टोफर भी अपने कैमल पर थी। तो इस तरह से वो स्लेव भी कैमल पे था और गाइड भी कैमल पे था और ये किदाल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन किदाल से तमन रसद से उन्होंने पहले गुज़रना था लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ में से। लैंड ऑफ थर्स्ट और डेथ जो है ये इसका मतलब है भूख और प्यास की सरजमीन। भूख और प्यास की सरजमीन में से इन्होंने गुजरना था। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए जिनसे रिलेटेड आपको अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो ये है कि वहाँ पर लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ में वल्चर्स थे। वल्चर्स जो थे, वल्चर्स कहते हैं गिद्ध को, वहाँ जो मुर्दार खाते हैं, मुर्दा गोश्त खाते हैं। तो ये जो लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ है ये इट इज़ नोटोरियस फॉर ड्राई वाटर होल्स। नोटोरियस का मतलब बदनाम। ये बदनाम है ये जगह लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ फॉर नोटोरियस फॉर जो है ड्राई वाटर होल्स के। इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं पानी के, बड़े बड़े वेल्स नहीं होते बल्कि सुराख होते हैं और वो भी बिल्कुल ड्राई थे, जिसकी वजह से उनके पास जो है पानी की सप्लाई ख़त्म हो गई। हालांकि बहुत सारा पानी और बहुत सारा खुराक लेके क्रिस्टोफर चले थे, लेकिन पानी की सप्लाई उनके पास एक बहुत कम रह गई, 1 लीटर पानी रह गया और उनके पास आखिरी टिन का डब्बा रह गया खाने के लिए, जिसमें बीन्स थी, फलियाँ थी, जो उन तीनों ने खाई और थक के वो तीनों सो गए। और अगली सुबह जब उठे तो वल्चर्स को बहुत वो कहते हैं कि वल्चर्स को बहुत जो है वो जो है अफसोस का सामना करना पड़ा। उनको बहुत जो है नाकामी हुई क्योंकि तीनों ही ज़िंदा उठे और वो तो हालांकि वो क्रिस्टोफर कहते हैं कि वल्चर्स तो सोच रहे होंगे कि वो ब्लैक मीट खाना पसंद करेंगे या वाइट मीट खाना पसंद करेंगे, लेकिन बहरहाल हम लोग जब अगले दिन उठे तो फिर उन्होंने अपनी खुराक का और पानी का मसला कैसे हल किया कि उन्होंने एक कैमल को स्लॉटर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लॉटरिंग ऑफ कैमल। ये आपको अक्सर आता है कि कैमल को कैसे स्लॉटर किया। उन्होंने एक ऊँट लिया और तीनों ने डिसाइड किया कि उस ऊँट के पैसे जो हैं इक्वल शेयर करेंगे। क्रिस्टोफर भी राज़ी हो गया। उन्होंने एक कैमल को स्लॉटर किया, ज़िबा किया। आपको पता है कि ऊँट अपने अंदर पानी का ज़ख़ीरा कर लेता है, उसके स्टमक के अंदर पानी का ज़ख़ीरा था, वो इन्होंने निकाल लिया। ग्रीन, बहुत ही बदनुमा ग्रीनिश किस्म का एक पानी था जो स्लेव ने एक वाटर बैग में डाल लिया और उसका गोश्त जो है उसको इन्होंने खा लिया, खाने के लिए भी इस्तेमाल किया। और वो जो पानी था वो इंतहाई प्यास की हालत में भी, जब कहता है कि ब्लैक्स भी पी रहे थे इसको, तो तब वो भी देवर मेकिंग फेसेस, वो बुरे बुरे मुंह बना रहे थे उस पानी को पीते हुए। और क्रिस्टोफर तो इंतहाई प्यास की हालत में भी उस पानी को नहीं पी सके। कहते कि मैंने पहले बॉयल किया और फिर उस पानी को पिया, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि वो अपने जर्नी को ज़िंदा रहकर कंटिन्यू करने में कामयाब हो गए। उसके बाद एक सैंडस्टॉर्म का, ये जो लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ है ये इट इज़ ऑल्सो नोटोरियस फॉर इट्स सैंडस्टॉर्म। इसमें रेत के बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं। वो कहते हैं कि इस एरिया में रेत के बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं जिसमें ऊँटों के कारवान दब जाते हैं। कई सौ लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं और वो भी उस रेत के तूफ़ान में दब के सांस घुट के सफोकेट होके मर जाते हैं। और वो कहते हैं कि जल्दी एक सैंडस्टॉर्म का सामना उन्हें भी करना पड़ा। अचानक ऊँट जो चल रहे थे वो अचानक उन्होंने अपना डायरेक्शन मोड़ ली और एक गड्ढे में अपना मुंह छुपा के वो ऊँट बैठ गए। और फिर कहते कि जैसे ही मैंने होराइज़न की तरफ, होराइज़न वो जगह जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, होराइज़न, उफ़क या उफ़ की तरफ जब मैंने देखा तो वहाँ से मुझे रेत का तूफ़ान आता हुआ साफ नज़र आ गया। मुझे समझ आ गई कि रेत का तूफ़ान आ रहा है। मेरे साथियों ने मुझे इशारा किया कि ऊँट के पीछे, ऊँट को अपनी ढाल बना के उसके पीछे छुप जाओ। और मैं पीछे कहते छुपा रहा
लेकिन इतनी सैंड मेरे ऊपर इतनी तेज़ी से गिर रही थी कि वो नीडल्स की तरह, सुइयों की तरह मुझे चुभ रही थी। और मेरी जो शर्ट थी उसमें और जो मेरे कपड़े थे उसमें छोटे से छोटा सुराख भी उस सैंड ने ढूंढ लिया और उसमें से रेत जो है वो गुजरने लगी आधे घंटे तक। लेकिन कहते हैं मुझे याद आने लगी ये चीज़ें कि किस तरह ऊँटों का काफ़िला दब गया इस रेत के तूफ़ान में। मुझे समझ आ गई कि कैसे इतने लोगों का काफ़िला जो है वो रेत के तूफ़ान में धंस के मर गया। अब क्या, लेकिन खुशकिस्मती से क्रिस्टोफर ने जिस सैंड स्टॉर्म का सामना किया वो इतना भयानक नहीं था, वो आधे घंटे के बाद रुक गया। लेकिन फिर भी जब क्रिस्टोफर उठे तो उनकी कमर पे 75 मिलीमीटर जो है तक रेत जमा हो चुकी थी। बहरहाल अल्टीमेटली वल्चर्स का फेस करते हुए, स्लॉटरिंग ऑफ कैमल करते हुए, सैंड स्टॉर्म को फेस करते हुए वो किदाल पहुँच गए। ये तमन रसद और तमन रसद के बाद किदाल पहुंच गए। किदाल से जो है अभी किदाल जो था वो अभी 450 किलोमीटर्स अभी भी रहते थे जो है टिम्बकटू तक पहुंचने के लिए। और इस टिम्बकटू तक पहुंचने के किदाल में भी उनके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए। वो कहते कि मेरे हाथों में क्रैक्स आ गए थे, इतने क्रैक्स आ गए थे सहरा में और गर्मी में सफ़र कर करके और रेत में सफ़र कर करके कि मैं अपना कैमरा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मेरे हाथों की मूवमेंट जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। और दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो है मैं कहते कि एक दफ़ा ऊँट से भी गिर गया मेरा ऊँट। वहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा थे, उन पत्थरों पे मेरा ऊँट चल रहा था, ऊँट फिसल गया और मैं उसकी बैक से नीचे गिर गया। अगरचे मुझे चोट नहीं लगी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हॉरिफाई भी हो गया और मेरा ऊँट भी बहुत घबरा गया। और उसके बाद एक ये स्नेक वाला इंसिडेंट, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आता है। एक ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बहुत आता है एल्गोलिया और इंसला के दरमियान, और एक ये स्लॉटरिंग ऑफ कैमल वाला, और लास्ट मोहित बेटा ज़रा कहो कि चुप कर जाए। और जो लास्ट है स्नेक वाला इंसिडेंट, ये बहुत ज़्यादा जो है वो आता है आपके क्वेश्चंस में। अब लास्ट फाइनली वो 450 किलोमीटर्स तय करके क्रिस्टोफर टिम्बकटू पहुंच गए और टिम्बकटू की उन्हें पहली झलक दिखाई दी। टिम्बकटू पहुंचने के लिए उन्होंने ये टोटल 3,200 किलोमीटर्स का यानी 3200 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया टिम्बकटू पहुंचने के लिए। टिम्बकटू में वो कुछ दिन क़याम किया उन्होंने और उतने दिनों में सहरा में सफ़र कर करके उनका वेट कम हो गया था। उन्होंने अपना वेट दोबारा से गेन किया और उसके बाद उन्होंने ये सोचा, अब उन टिम्बकटू तक उनकी हिच हाइकिंग कंप्लीट हो चुकी थी, यानी उन्होंने या तो कैमल पे सफ़र किया, कैमल राइडिंग की, या उन्होंने लिफ्ट लेके सफ़र किया। उनके पास कोई प्रॉपर व्हीकल नहीं था सफ़र करने के लिए। अब वो उन्हें वापस अमेरिका जाना था, लेकिन अमेरिका जाने से पहले उन्होंने सोचा कि हिच हाइकिंग तो मैंने ऐसे यूँ की है, ठीक है ना, मखसूस इलाके में से गुज़र के मैं टिम्बकटू आया हूँ, लेकिन इर्द गिर्द जितने भी सहरा के इंपॉर्टेंट इलाके हैं, इस सहरा को छोड़ने से पहले मुझे उनको देख लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने झटाक से प्लेन पकड़ा और पटाख से उन्होंने लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ क्रॉस की और एक अगेर्स नाम की जगह पर पहुँच गए। यहाँ पर उन्होंने अगेर्स नाम की जगह पर पहुँच गए। अगेर्स जो है इसमें एक जगह है एबन गैरेट, जो देखने वाली थी, इम्पॉर्टेंट जगह थी, इसलिए वो चले गए। यहाँ पर जाने से पहले, क्योंकि एबन गैरेट कोई कस्बा नहीं है, ये एक वीरान जगह है, इन्होंने क्लॉड बैलेंगर्नन को फ़ोन किया, रब्ता किया, तार भेजा उनको कि मैं जो हूँ फ़लाँ दिन पे इन एबन गैरेट पहुँच जाऊँगा, आप भी पहुँच जाइएगा। अगर मैं इन एबन गैरेट में आपको ना मिला तो फिर आप अगेर्स आ जाइएगा और अगेर्स में जो है मैं आपसे मुलाकात करूँगा। अब क्रिस्टोफर जो है अगेर्स से इन एबन गैरेट की तरफ रवाना हुए। इन एबन गैरेट की तरफ रवाना हुए। इन एबन गैरेट जो है, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ एक बोर्ज था। बोर्ज क्या होता है? बोर्ज एक मड स्ट्रक्चर है जिसमें एक सुराख होता है दरवाजे की जगह और एक सुराख होता है खिड़की की जगह, बस। और यहाँ से जो वेल था वो कितना किलोमीटर्स दूर था? वो था दूर 246 किलोमीटर्स यहाँ से वेल दूर था।
और उनके पास सिर्फ खाने के लिए था, पीने के लिए क्रिस्टोफर के पास कोई चीज़ नहीं थी। जब वो वेल पे पहुँचे तो बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए, ये समझकर, ये जानकर कि ना तो वेल के ऊपर कोई डोरी लगी हुई थी, ना कोई डोल था, ना कोई बकेट थी, पानी निकालने का कोई अरेंजमेंट नहीं था। वो वापस आए बोर्ज में वापस आए, यहाँ पर अपने सामान की तलाशी ली। अपनी एक टर्बन थी, टर्बन कहते हैं पगड़ी को, अपनी एक टर्बन को देखा, उसको फाड़ा और फाड़ के उसकी रस्सी बनाने की कोशिश की और अपने सामान में से एक केटल निकाली। केटल जो होती है वो वही जिसमें चाय बनती है, केटल आगे लगाई, वो आधा कप पानी जो है वो कुएं से बाहर निकाल सकती थी। केटल से उन्होंने जब कुएं में लटकाया तो वो भी पानी तक ना पहुंच सका, बल्कि पानी आधा कुआं ही आधे कुएं तक पहुंची और पानी अभी बहुत दूर था। तो फिर अब इस तरह से वो पहुंचे भी डी टूर के बाद। ज़्यादा मसला ये हुआ कि वो डी टूर के बाद पहुंचे। डी टूर होता है लंबा रास्ता। ये जिस कारवां के साथ आ रहे थे, जिस दिन उसने इनाबन गैरेट पहुंचना था, उससे ये लेट हो गए क्योंकि उसने डी टूर लिया। जिस वाटर होल से उसने पानी लेना था वो ड्राई था, वो दूसरे की तरफ गया, वो भी ड्राई था, तीसरे वाटर होल की तरफ गया, वो भी ड्राई था। इस तरह वाटर होल में वाटर ढूंढते ढूंढते उसने एक लंबा रास्ता इख्तियार किया। बराह रास्त रास्ता इख्तियार करने के बजाय उसको एक दिन ज़्यादा लग गया और क्रिस्टोफर जो है एक दिन लेट इनाबन गैरेट में पहुँचे। इनाबन गैरेट में जब लेट पहुँचे तो क्या हुआ कि उससे पिछले दिन ही प्रोफेसर क्लॉड बैलेंगवर्नन यहाँ से आकर पता करके जा चुके थे। यहाँ पर उन्हें एक नेटिव लड़का, एक आबाई लड़का नज़र आया। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ पे कोई अमेरिकन था बोर्ज के अंदर। उसने कहा हाँ, बोर्ज के अंदर अमेरिकन था, लेकिन वो तो कल चला गया। इस तरह उस नेटिव ने उनको गलत गाइड किया और वो अगेट्स चले गए। अगेट्स वापस चले गए क्रिस्टोफर से मिलने के लिए। अगले दिन जब क्रिस्टोफर आया तो क्रिस्टोफर यहाँ पर आ गया। वो प्रोफेसर क्लॉड बैलेंगवर्नन का इंतज़ार करने लगा। उसके पास कोई काफ़िला नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, कहीं जाने के लिए कोई उसके पास व्हीकल नहीं था और वो समझ गया कि यहाँ पे उसकी प्यास से डेथ होने वाली है। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर था। उसने सोचा कि जाते हुए अपना आखिरी पैगाम टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दे। तो जब टेप रिकॉर्डर उसने निकाला तो उसके जहन में आया कि इसमें तो एक बहुत लंबी सी तार है और इस तार की भी रस्सी बनाई जा सकती है। चुनाचा उसने छोटी छोटी तारें जोड़ के रस्सी अपनी और लंबी की और वो रस्सी इतनी लंबी थी कि वो कुएं तक जा सकती थी और पानी उसने निकाला। उसने 5 गैलन पानी निकाल के वो बोर्ज में चला गया। तो उधर से अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रोफेसर क्लॉड बैलेंगवर्नन ने हीरो की लाइफ कैसे बचाई। जैसे ही प्रोफेसर अगेट्स पहुँचे वहाँ पे उन्हें क्रिस्टोफर नहीं मिला। वो फ़ौरन समझ गए कि क्रिस्टोफर इनाबन गैरेट में है, वहाँ पे उसके पास पानी नहीं होगा, वहाँ उसके पास खुराक नहीं होगी और वहाँ से निकल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई चीज़ भी नहीं होगी, कोई ज़रिया सफ़र भी नहीं होगा। फ़ौरन प्रोफेसर क्लॉड बैलेंगवर्नन ने, और उनको भी पहुँचने में काफ़ी देर लग जाएगी। गेट्स से इनाबन गैरेट पहुँचने में इतनी देर लग सकती थी कि क्रिस्टोफर की जान जा सकती थी। इसलिए उन्होंने फ़ौरन डेजर्ट पेट्रोलिंग पार्टी से रब्ता किया। डेजर्ट पेट्रोलिंग पार्टी से उन्होंने रब्ता किया और उनसे कहा कि वो इनाबन गैरेट में क्रिस्टोफर की जान बचाने के लिए जाएं। क्रिस्टोफर बड़ा उदास बैठा हुआ था, मायूस बैठा हुआ था, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि मुझे लगता था कि मौत मेरे साथ ही बैठी थी और उसको कंफर्म था कि वो मुझे साथ ही लेके जाएगी, लेकिन इतना ही था कि उसे दूर से रेत का एक तूफ़ान सा नज़र आया। जब वो करीब आया तो वो 2 जीपें थी जिसमें डेजर्ट पेट्रोलिंग पार्टी ने उसको ढूंढ लिया था। थोड़ी देर में ही प्रोफेसर क्लॉड बैलेंगवर्नन भी वहाँ पहुँच गए और इस तरह से उन्होंने क्रिस्टोफर को बताया कि कैसे वो क्रिस्टोफर ने बताया कि वो उनसे एक दिन लेट पहुंचा और प्रोफेसर क्लॉड बैलेंगवर्नन ने उसे बताया कि कैसे नेटिव लड़के ने उन्हें गलत गाइड कर दिया कि वो क्रिस्टोफर यहाँ से जा चुका है, इसलिए वो अगेट्स पहुँचे। जैसे ही अगेट्स पहुँचे तो उन्हें पता चल गया कि क्रिस्टोफर की जान वहाँ पर जो है ख़तरे में होगी। क्रिस्टोफर तो अभी इनाबन गैरेट में ही होगा और इसीलिए उन्होंने डेजर्ट पेट्रोलिंग पार्टी से रब्ता किया और डेजर्ट पेट्रोलिंग पार्टी ने उन्हें सहरा में क्रिस्टोफर को ढूंढ लिया और इस तरह से क्रिस्टोफर की जान बच गई। ये है आपका हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट बाय जीएफ लैम। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी जितनी भी सेकेंड ईयर की फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जैसे ही सेकेंड ईयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
थैंक यू सो मच।